So let's start today's session. আজি আমার मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री क्लास नंबर 4 लास्ट क्लास हो। पूरा रिकैप नहीं करेंगे क्योंकि रिकैप करने में टाइम बहुत ज़्यादा चला जाता है, बट जहाँ पे एंड किए थे कहानी चल रहा था आपका ब्रिटिश और इधर बैटल ऑफ पलासी, सिराजुद्दौला और आपका रॉबर्ट क्लाइव के बीच में बैटल ऑफ पलासी हुआ। मिर्जाफर धोखा दिया বাবে कमप्लीट बैटल विदिन 88 मिनट एक हो गई। जो क्या है द शॉर्टेस्ट बैटल इन द हिस्ट्री इंडियन हिस्ट्री। यार पिছত আমি পালো যে এংলো কাৰ্ণাটিক ৱাৰ ব্ৰিটিছ আৰু ফ্ৰান্সৰ মাজত যিবিলাক তিনিটা যুদ্ধ হৈছিল। থাৰ্ড কৰ্ণাটিক ৱাৰ যিটো চলিছিল এইটো 7 বছৰলৈকে চলিছিল আৰু ইয়াৰ মাজত 1760 में बैटल ऑफ वांडीवास हुआ था। ठीक है, यार पिছত फाइनली ट्रिटी ऑफ पेरिस साइन करा হৈছিল। ट्रिटी ऑफ पेरिस से दी पौंडीचेरी फ्रांस को दे दिया गया था कि फ्रांस आप पौंडीचेरी में रहिए लेकिन उधर से बाहर नहीं निकालना है कि नहीं। यार पिছত আমি কি পালো बैटल ऑफ बेदारा, बैटल ऑफ हुगली या चिंचुरा। यार पिছত মানে ব্রিটিশ আৰু আমাৰ ডাচৰ মাজত এই 1759 এই ব্যাটেল হৈছিল, बैटल ऑफ बेदारा हुगली বা চিंचुरा। আৰু ইয়াৰ পিছত মালয়েছিয়া আৰু ইণ্ডোনেছিয়া দিয়া হ'ল আমাৰ ডাচক দিয়া হ'ল আৰু इंग्लैंडे माने ब्रिटेने रूल करिब इंडिया और श्रीलंका। ये फाइनल डिसीजन हो और यार पिছত आमार लास्ट क्लास तो हेक होइছে। तो हम लोग ऑलरेडी 1757 बैटल ऑफ पलासी ख़त्म कर लिए थे, कर्नाटिक वॉर ख़त्म हो गया था, 1759 बैटल ऑफ बेदारा ये सब हो गया था। नेक्स्ट आज आपका शुरू होगा 1764। अभी अपना कहानी स्टार्ट होगा 1764 से। 1764 very important year, very important. Why? Because a particular year अपना बैटल ऑफ बॉक्सर हुई। बैटल ऑफ बॉक्सर बिहार का एक जगह का नाम है। ठीक है, वहाँ पे ये बैटल हुआ था। बैटल किसके इसके बीच में हुआ था देखिए, इसको थोड़ा समझिए। आफ्टर औरंगजेब डाइड, औरंगजेब 1707 औरंगजेब डाइड इन द ईयर 1707। यार पिছত ब्रिटिशे लाहे लाहे टैक्स এইবিলাক দিয়া বন্ধ কৰিলে। बहुत बेसी प्रेसार दिया हल इंडियन किंग्सर ऊपर। लाहे लाहे आमार फारूक सिया 1717 एक फरमान जारी करिले जे ना आप लोग फ्री ट्रेड कर सकते, हम लोग बस के बाहर निकल गया बात। ठीक है, सो लाहे लाहे तेखतসকলে যেতিয়া लाहे लाहे चाই আছে যে আমার তো কোনো ক্ষমতাই নাই আৰু तो डिसइंटीग्रेट हुआ स्टार्ट हल। नवाब ऑफ बेंगल बेलेगके हो गल, नवाब ऑफ आवाज बेलेगके हो गल, है तो सबे सुबेदार जेनेरल निजे निजे निजक रजा बुली एनाउंस करिले बिकज मुगल का तब कोई पावर ही नहीं था। यार पिছত एजन मुगल एम्पायर আহিল, नाम हल शाह आलम द सेकेंड। मुगल एम्पायर আছিল, তেখেতৰ नाम আছিল मुगल एम्पायर। 1764 কথা মই কৈ আছো। এই সময়ত मुगल एम्पायर আছিল বাৰু, এই সময়ত मुगल एम्पायर আছিল शाह आलम द सेकेंड। क्लियर? এই সময়ত আপনার নবাব অফ বেঙ্গল আৰু নবাব অফ আৱধ ক'ত আছিল? ये सवाल कल भी पूछे थे। अवध कहाँ पे है? अवध आपका लखनऊ में है। कल बोले थे ना अवध के बारे में। ठीक है, सद्दत खान बोल के था जो आपका अपना ये अलग से निकाल लिया, सद्दत खान कल लिखे थे, नोट में लिखे। ठीक है, तो नवाब ऑफ बेंगल एक नवाब ऑफ बेंगल असिल मीर कासिम। नवाब ऑफ बेंगल असिल कौन? मीर कासिम। नवाब ऑफ बेंगल असिल मीर कासिम और नवाब ऑफ अवध असिल शुजाउद्दौला। इसको समझिए। आपका 1757 में नवाब ऑफ बेंगल सिराजुद्दौला बुरी तरह हार गया। हारने के बाद क्या हुआ? मिर्जाफर को गद्दी दिया गया था, जैसे कि प्रॉमिस किया गया था इंग्लिश मिर्जाफरक नवाब ऑफ बेंगल बनाई दिले। बाट तेखेतक जस्ट पपेट हिसाब से, पपेट माने कि
कि हम बोलेंगे तो उठेंगे, हम बोलेंगे तो बैठेंगे। मिर्जाफर निजर कोनो पावारे नाছিল। मिर्जाफर तो এই কারণে তো अपना बैटल ऑफ पलाशी এই কারণে तो मिर्जाफर सपोर्ट करा नाছিল ना, बिकॉज बोला गया था कि अगर हम लोग को सपोर्ट करेंगे, सिराजुद्दौला को हराने में सपोर्ट करेंगे, तो सिराजुद्दौला हराने के बाद आपको हम लोग नवाब बेंगल बना देंगे। तो जैसे सिराजुद्दौला इंग्लिशे रबार्ट क्लाइव कि डिफिट करिले बैटल ऑफ पलाशी, मिर्जाफरक बनाई दिया हो, बट मिर्जाफरक जस्ट एक पापेट हिसाब से रखा हो, बिकॉज जैसे वो लोग इंग्लिश जैसे बोलते थे मिर्जाफर को वैसे ही काम करना पड़ता था। এই বস্তুখিনি এনেকে ইনসিডেন্ট কেইবছৰমান চলিলে। ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ 1764 আহোঁতে মোগল এম্পায়াৰ হৈ গ'ল আপোনাৰ শ্বাহ আলম দ্য ছেকেণ্ড। আপোনাৰ নৱাব বেংগল যেতিয়া আৰু মিৰ্জাফৰ নাছিল তেতিয়া আহি গ'ল মীৰ কাছিম, আৰু নৱাব আৱাজ মানে আৱাজ আৰু লক্ষ্ণৌত আছে, তাতে আৱাজৰ নৱাব হৈ গ'ল সুজাউদ্দৌলা। এতিয়া শ্বাহ আলম দ্য ছেকেণ্ড তেতিয়া এটা ইনিচিয়েটিভ লৈ, কি ইনিচিয়েটিভ লৈছিল যে देखिए हम लोग इतना औरंगजेब जाने के बाद हम लोग में पूरा यूनिटी नहीं रहा, हम लोग अपने अपने सिर्फ छोटा छोटा जगह को रूल करने में ज़्यादा ये हो गए। इसके चलते ब्रिटिश को और ज़्यादा खुला छूट मिल गया, ब्रिटिश को और ज़्यादा पावर मिल गया, हम लोग के ऊपर रूल कर रहा है। तो हम लोग को इकट्ठा एक जगह आना पड़ेगा, और यार पिছত ब्रिटिशर লগত আমাক একেলগে বেটেলত যোৱাটো প্ৰয়োজন। আমি যদি ইণ্ডিভিজুৱেলি সেপাৰেটকে ব্ৰিটিশৰ লগত মানে বেটেলত যাও কোনো लाभे নহ'ব। ये शाह आलम द सेकेंड मीर कासिम और शुजाउद्दौला को बुलाया और उनको ये चीज़ समझाया। बाद में ये तीनों राजी हुआ कि हम लोग तीनों एक साथ जाके इनके साथ लड़ाई करेंगे। क्लियर? सो ये जो तीन नंबर 1 मैं इसको नंबर पर नंबर 1 नंबर 2 और नंबर 3 ये तीन लोग के साथ, ये नंबर 1 नंबर 2 और नंबर 3 ये तीन लोग के साथ वर्सेस आपका इंग्लिश के साथ बैटल ऑफ बॉक्सर लड़ाई हुआ था। इंग्लिश वर्सेस ये तीनों था। क्लियर है? अभी इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आता है कि बैटल ऑफ बॉक्सर कौन से ईयर में हुआ था? 1764। और यहाँ पे मुगल एम्पायर को नसीब बनाओ, बेंगल को नसीब बनाओ, अवध को नसीब। आगे एक इंपॉर्टेंट बात है, इंग्लिशों को नसीब बनाओ। इधर तो आपका ये लोग थे, इंग्लिश से कौन था? ऑप्शन में आपका डेफिनेटली रॉबर्ट क्लाइव रहेगा ही रहेगा, बिकॉज रॉबर्ट क्लाइव बैटल ऑफ पलासी जीता था, और बैटल ऑफ बॉक्सर के बाद अगर थोड़ा बहुत हिस्ट्री देखेंगे तब भी रॉबर्ट क्लाइव था। तो बाय डिफॉल्ट এটা बहुत कॉमन একটা लॉजिक যে ये भी तो रॉबर्ट क्लाइव के अंदर ही हुआ था, बैटल ऑफ पलासी उनके अंदर ही हुआ था। नहीं, रॉबर्ट क्लाइवर अंडर एटू हुआ नाছিল। इंग्लिशर समय इंग्लिशर साइडर পৰা এজন জেনারেল আছিল, জেনারেল যেতিয়া কোনো গভর্নর নাছিল, এজন নর্মাল জেনারেল নাম আছিল হেক্টর মুনরো। এই হেক্টর মুনরো আছিল ইংলিশৰ সাইডৰ পৰা জেনারেল, কিন্তু গভর্নর অফ বেঙ্গল নহয়। গভর্নর অফ বেঙ্গল এটা সেপারেট ডেজিগনেটেড পোস্ট, কিন্তু রবার্ট ক্লাইভ আছিল। হেক্টর মুনরো কিন্তু গভর্নর অফ বেঙ্গল নাছিল, তেখেতে জাস্ট এটা মানে জেনারেল কমান্ডার इन चीफ आर, ठीक है, सिपाही माने मेन ईयर। हेक्टर मुंडो ये पूरा इनिशिएटिव लिया था। अभी क्यों ये हुआ तो थोड़ा समझिए, बिकॉज 1757 से 17 इसको तो इधर लिख देते हैं ना, 1757 और बड़ा लोए 1760 लोए 1757 और बड़ा 1760 लोए रॉबर्ट क्लाइव और राजत्व আছে। रॉबर्ट क्लाइव गवर्नर ऑफ बेंगल আছিল। ফার্স্ট ফেজ দুটা বেলেগ ফেজত আছিল। ফার্স্ট 1757 টু 1760, ইয়াৰ পিছত মাজতে 5 বছৰ তেখেতক আকৌ ইংলেণ্ডত মাতা হৈছিল, ব্ৰিটেনত মাতা হৈছিল, আকৌ তেখেতক ইণ্ডিয়াত পঠোৱা হৈছিল 1765 ৰ পৰা 1767 লৈকে 2 বছৰ। এই 2 বছৰ আকৌ रॉबर्ट क्लाइव इंडिया আছিল। तो बीच में देखिए 1764 रॉबर्ट क्लाइव इंडिया में था ही नहीं, उनके एब्सेंस में ये बैटल ऑफ बॉक्सर हुआ था। तो बैटल ऑफ बॉक्सर का लीडरशिप आपका रॉबर्ट क्लाइव में हाथ में नहीं था, वो हेक्टर मुनरो के हाथ में था। ठीक है, ये आपका पीछे का बैकग्राउंड स्टोरी यही है। हेक्टर मुनरो ऑप्शन में रहेगा, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट आपका रॉबर्ट क्लाइव आंसर टिक करते हैं, जो कि गलत है। बैटल ऑफ पॉलिसी के टाइम रॉबर्ट क्लाइव था, बैटल ऑफ बॉक्सर के टाइम रॉबर्ट क्लाइव नहीं था। बात क्लियर हो गया? ओके, এতিয়া কি হ'ল আপোনাৰ এই बैटल ऑफ बॉक्सर হৈ গ'ল, তিনিজন পাৰ্টি মিলি ইংলিছৰ লগত লৰাই হ'ল। এনেকৈ এটা মানে এটা প্লেনিং আছিল যে আমি তিনিজন যদি একেলগ হৈ যদি ব্ৰিটিছৰ লগত যদি আমি বেটেলত যাওঁ নিশ্চয়কৈ আমি জিকিম আৰু। বাট কমপ্লিট চিটুৱেশ্যনটো উল্টা হ'ল।
बैडली, एकदम बुरी तरह तीनों को हराया गया, एकदम कुचल दिया गया था, एकदम हालत खराब, तीनों का हालत खराब करके हराया था हेक्टर मुंडो। हेक्टर मुंडो वाज अ वेरी मच মানে এফিচিয়েণ্ট এজন কমাণ্ডাৰ ইন চিফ আছিল। তো তেখেতৰ মানে আৰু বহুত বেলেগ বেলেগ ৱৰ্ল্ড হিষ্ট্ৰীত কাহিনী আছে, তেখেতে বহুত মানে এফিচিয়েণ্ট এজন আছিলে। तो एकदम बुरी तरह इन लोग को हरा दिया, हालत खराब हो गया। अभी इसके बाद क्या हुआ, आप लोग आगे भी देखे होंगे, आगे भी पहले भी जैसे कल के क्लास में देखे होंगे, कर्नाटिक वॉर हो रहा था और अलग अलग ट्रीटी साइन हो रहा था। एक कर्नाटिक वॉर हुआ, मैच टाई हुआ, ट्रीटी साइन हो गया, है ना। ट्रीटी ऑफ अलग आपका आइला चैपेल था, ट्रीटी ऑफ पेरिस था, ट्रीटी ऑफ आपका पौंडीचेरी था। सिमिलरली ये जब आपका बैटल ऑफ बॉक्सर होने के बाद 1764 में बैटल ऑफ बॉक्सर हुआ और 1765 में एक ट्रीटी साइन हुआ। इस ट्रीटी का नाम है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन हो, तार मतलब साइन हो, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन हो, इंग्लिश और शाह आलम द सेकेंड, এই যে মুঘল রজা আছে শাহ আলম, এই দুজনের মাজত একটা ট্রিটি সাইন হয়। ট্রিটির নাম কি আছে? ট্রিটি অফ এলাহাবাদ আছে, ঠিক আছে। আর ব্রিটিশৰ তেতিয়া অলরেডি 1765 অলরেডি রবার্ট ক্লাইভ ইন্ডিয়াত আহি গৈছিল, আমি অলরেডি यार पाले আর 1765 का 67 लेके रॉबर्ट क्लाइव इंडिया का से। तो इंग्लिश की तरफ से ये ट्रीटी कौन साइन किया था? रॉबर्ट क्लाइव। इंग्लिशर ফালৰ পৰা এই ট্রিটি সাইন কৰিছিল, এই এগ্রিমেंट साइन কৰিছিল रॉबर्ट क्लाइव और এইফালে আমাৰ শাহ আলম द सेकंड আছে मुगल एम्पायर। ट्रीटी साइन हो गया, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन हो गया। अब ये ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद था क्या? वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद था क्या? देखिए, ट्रीटी इस पर्टिकुलर ट्रीटी में डिसाइड हुआ एडमिनिस्ट्रेटिव राइट, एडमिनिस्ट्रेटिव राइट और कोई सवाल की और दीवानी राइट, दीवानी राइट और এটা জুডিশিয়াল রাইট, জুডিশিয়াল রাইট ডিসাইড করা হল। এই ট্রিটি অফ এলাহাবাদের জৰিয়তে ডিসাইড করা হল যে এডমিনিস্ট্রেটিভ রাইট আর দিওয়ানি রাইট। এডমিনিস্ট্রেটিভ রাইট মানে কি? কোনো যদি নতুন ল যদি বনাব লাগে, কোনো নতুন চাৰ্টাৰ যদি বনাব লাগে, নতুন কিবা ডাঙৰ ষ্টেপ যদি ল'ব লগা হয়, এইবিলাক গোটেইখিনি এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ কাম হয়, মানে কিবা এটা অফিচৰ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন কাম এইবিলাকে কৰা থাকে, নতুন ৰুল বনোৱা, পলিচি বনোৱা। আৰু দিৱানী ৰাইট, দিৱানী রাইট মানে ট্যাক্স কালেকশন, পয়সা রিলেটেড, পয়সা রেভিনিউ রাইট, রেভিনিউ রাইট। দিওয়ানি মানে রেভিনিউ রাইট। এই এডমিনিস্ট্রেটিভ রাইট আর এই ট্যাক্স কালেকশন বা রেভিনিউ রাইটর দায়িত্ব বা কমপ্লিট রেসপন্সিবিলিটি বা কমপ্লিট অথরিটি আহিব ব্রিটিশৰ। তো কমপ্লিট অথরিটি আহিব ব্রিটিশৰ। মানে ডিসাইড করা হল যে 1765 ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद इतना साइन करा हल, तो डिसाइड करा हल कि आज से जितना भी इंपॉर्टेंट रूल या लॉ बनाया जाएगा वो इंडिया का कोई नहीं बनाएगा, इंडिया का राजा नहीं बनाएगा, वो ब्रिटिश बनाएगा, पहला बात। दूसरा बात, जितना भी टैक्स कलेक्शन हो रहा था अलग अलग जगह से, जितना भी टैक्स कलेक्शन हो रहा था, पैसा का जितना मामला था, वो आपका ब्रिटिश टेक केयर करेगा, आपको इंडिया का उसमें कोई हक नहीं रहेगा। लेकिन दिक्कत क्या था? दिक्कत इसमें ये था कि স্টাৰ্টিঙৰ পৰা মানে স্টাৰ্টিঙত যেতিয়া বস্তুখিনি ৰজাকেইটাৰ লগত, জমিনদাৰৰ লগত আপুনি যেতিয়া লাষ্ট ক্লাছত মানে যোৱাকালি ক্লাছত আমি পাই আছিলোঁ যে বেছি বেছিকৈ টেক্স দিয়া আছিল, মানে ষ্টাৰ্টিঙতে আৰু ভাল এটা ৰিলেশ্যন যাতে থাকে আৰু। বাট এই ৰিলেশ্যনকেইটা ভাল ৰিলেশ্যন কাৰ লগত ৰখা হৈছিল? জমিনদাৰ ৰজাকেইটাৰ লগত। নৰ্মাল যে ফাৰ্মাৰ, নর্মাল जो कृषि और तेखते तो भाल रिलेशन रखा कोई प्रश्न ही नहीं। इन लोगों ने कुचल के रखा था एकदम, जितना हो सके उन लोग से मेहनत करवाया था। तो हम लोग का इंडियन का जो कॉमन सिटीजन था उन लोग के साथ ब्रिटिश का कभी भी रिलेशन अच्छा था ही नहीं। जो लोग अभी सरकारी नौकरी करता था उन लोग को बाय डिफॉल्ट उनको मजबूरी में उनका गुलामी करना पड़ता था। लेकिन बाकी जो लोग हैं, जो लोग नॉर्मल फार्मर है, उनको पैसा नहीं, उनको तो कुचल के रखता था। अच्छा होगा कहाँ से? तब क्या बात हुआ, तो ब्रिटिश क्या सोचा कि हम लोग अगर जुडिशियल राइट ले लेंगे, जुडिशियल राइट माने कि আমি যে কিবা এটা দুজনৰ মাজত কিবা এটা কেছ হ'ল, সেইটো কাক কেতিয়া পানিশমেণ্ট দিয়া হ'ব, কাক বস্তুখিনি এটা ৰুল বনাই পিনে তাক পানিশমেণ্ট দিয়া হ'ব। তো আমাৰ কথা কিয় মানিব মানুহ? আমাক তো কোনে ছাপোৰ্ট নকৰে। आप अच्छे आदमी हैं, आप बुरे आदमी हैं, अच्छा बुरा दोनों ही कॉमन आदमी, दोनों ही आदमी मुझे सपोर्ट करता ही नहीं है। तो मैं जब रूल बनाने जाऊंगा, मैं जब बोलूंगा तुम अच्छा हो, तुम खराब हो, तुमको ये पनिशमेंट देंगे, मेरा बात वो लोग आसानी से मानेगा ही नहीं। आसानी से किनका बात मानेगा? जो उस जगह का राजा है,
वो राजा, हम लोग उस राजा को हरा दिए, लेकिन जब बात आएगा उनको शासन करने का तो राजा ही शासन कर पाएगा। हम लोग सिर्फ पैसा लेंगे, तो मेरे पैसे से मतलब है। एक हमने जुडिशियल राइट दिया हो, शाह आलम दिया हो, एक जुडिशियल राइट दिया हो शाह आलम, माने आपको पैसा लेके कोई आपको टेंशन नहीं लेना है, आप फ्री में काम करते जाइए, आपको पेंशन मिलता जाएगा, और हम लोग पूरा एडमिनिस्ट्रेशन हम लोग देखेंगे, टैक्स हम लोग कलेक्ट करेंगे, आपसे बैठ के सिर्फ ये सब से दरबार संभालते रहिए, आप कोर्ट चलाते रहिए, ठीक है सर। बिकॉज लोकल पब्लिक राजा को सपोर्ट करेगा, राजा का बात सुनेगा, लेकिन ब्रिटिश का बात उतना नहीं सुनेगा। बात क्लियर है? ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद, तो साइन হৈছিল আপনার জাস্ট ইমিডিয়েট আফটার ব্যাটল অফ বক্সার 1765। এতিয়া এটা বস্তু চাব, এই সময়ত এই যে 1765 ট্রিটি অফ এলাহাবাদ সাইন হ'ল, ট্রিটি অফ এলাহাবাদ সাইন হ'ল। এই 1765 সময়ত এতিয়া আপোনাৰ গভৰ্ণৰ অফ বেংগল কোন আছিল? আপুনি ক'ব ৰবাৰ্ট ক্লাইভ। কোন আছিল? ৰবাৰ্ট ক্লাইভ। এতিয়া এই ৰবাৰ্ট ক্লাইভৰ টাইমত এই যে ট্রিটি অফ এলাহাবাদ যে সাইন হ'ল, এই ট্রিটি অফ এলাহাবাদৰ জৰিয়তে এটা নতুন বস্তু ষ্টাৰ্ট হ'ল। কি বস্তু? যে এটা গভৰ্ণমেণ্ট নহয়, যে দুটা গভৰ্ণমেণ্ট হৈ গ'ল, দুটা বেলেগ গভৰ্ণমেণ্ট। এটা গভৰ্ণমেণ্টৰ ৰেছপন্সিবিলিটি হ'ল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন কৰা আৰু পইচা কালেকশ্যন কৰা, আৰু এটা গভৰ্ণমেণ্টৰ কাম হ'ল জুডিशियल বস্তুখিনি চোৱা। तो बेसिकली एक ही जगह पे दो अलग अलग गवर्नमेंट अभी चलेगा, इसको बोलते हैं डुअल गवर्नमेंट, इसको बोलते हैं डुअल गवर्नमेंट, इसको बोलेंगे डुअल गवर्नमेंट। और यार हाल একটা ওয়ার্ড আছে ডায়ারকি বুলি কয়, সো এটা বহুত একটা ফেভারিট কোশ্চেন হয় যে কোনো এক্সাম, এসএসসি কল বা রেলওয়ে কল বা স্টেট গভর্নমেন্ট এক্সাম কল, বহুত ফেভারিট একটা কোশ্চেন হয় যে ডিউরিং হুজ রুল ডায়ারকি সিস্টেম ওয়াজ ইন্ট্রোডিউসড ইন ইন্ডিয়া। কোন গভর্নর অফ বেঙ্গলৰ রুলৰ সময়ত ইন্ডিয়াত ডায়ারকি সিস্টেম इंट्रोड्यूस करा হৈছিল? आंसर विल बी रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव के टाइम में ये डायरेक्ट सिस्टम इंक्लूड हुआ था जस्ट आफ्टर ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल, डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल। बात समझे? क्लियर हो गया? ठीक। अभी जस्ट एक चीज थोड़ा दिमाग में बैक ऑफ द माइंड इसको चलाते जाइए। देखिए पोर्टुगीज यूरोपियन पावर আছে আৰু লগত আমাৰ এইকেইটা আছে, মানে ইণ্ডিয়ান পাৱাৰ কেইটা আছে। অলৰেডি পৰ্তুগীজৰ লগত কি হ'ল আপোনালোকে लास्ट क्लास में गम पाइसे, जब पोर्तुगीज बॉम्बे को डाउरी में दे दिया तो पोर्तुगीज ऑलरेडी हार मान चुका था, गोवा में सीमित हो गया था। फ्रांस के साथ क्या हुआ? एंग्लो कर्नाटिक वॉर, तीन एंग्लो कर्नाटिक वॉर हो, फ्रांस और अवस्था बेया, ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन हो, पौंडीचेरी में सीमित रहिए, बाहर मत निकलिए, हो गया बात खत्म। आपका डच का क्या हुआ? बैटल ऑफ बेदारा हुआ, चिंसुरा हुआ, उनको धकेल के मलेशिया इंडोनेशिया भेज दिया गया और ये लोग इंडिया श्रीलंका ले गए। तो इन लोग का ऑलरेडी सेटल हो गया था इशू, इन लोग का इशू ऑलरेडी सेटल हो गया था। बाकी आपका बीच में क्या है? डेनिश। ये डेनिश का हम लोग बाद में बात करें, ये डेनिश अभी हम लोग का बाकी है, ये डेनिश अभी हम लोग का बाकी है। मुगल এই সময়ত মুঘলর बहुत इम्पोर्टेंट একটা पावर আছে मुगल। आफ्टर बैटल ऑफ बॉक्सर, आप पूरा हिस्ट्री एक बार छान के देखिए, आफ्टर बैटल ऑफ बॉक्सर मुगलों को अस्तित्व ही नहीं, मैंने है लेकिन ना के बराबर। कोई राजा आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई काम का नहीं। लास्ट में 1857 में जाके एक बहादुर शाह जफर बोल के आएंगे, बुरा एक मुगल एम्परर, लेकिन इस केस में कोई राजा का कोई इमेंस कंट्रीब्यूशन रहने का जगह ही नहीं दिया, बिकॉज ऑलरेडी तो उनको हरा के पूरा हालत खराब कर दिया। तो ये मुगल का भी ऑलरेडी आपका सेटल हो गया था। बाकी था डेनिश। এতিয়া কথা থাকিল আমাৰ তলৰ ফালে আমাৰ মাৰাঠা আহিব, মাৰাঠা আৰু মাইসোৰ। এই মাৰাঠা আৰু মাইসোৰৰ এতিয়াও डील करा बाकी আছে। मुगल का ऑलरेडी पत्ता कट चुका था तब तक, ठीक है, बाकी का भी हो गया था। डेनिश का थोड़ा बाकी था, और डेनिश कभी भी ज़्यादा पावरफुल था नहीं एक्चुअली, वो तो ऐसे भी हट ही जाएगा। ये मराठा और मैसूर को लेकर थोड़ा दिक्कत हुआ, जो हम लोग आगे चल के देखेंगे। ओके, अभी आगे बढ़ेंगे, कहानी को आगे लेके जाते हैं। 1764 बैटल ऑफ बॉक्सर, 1765 ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ट्रीटी ऑफ इलाहाबादৰ পিছত আমাৰ কি আহি গ'ল? আমাৰ ডায়াৰেক্টলি আহি গ'ল। ডায়াৰেক্টলি মানে মোটামুটি ক'ব পাৰোঁ যে মোটামুটি ইণ্ডিয়ান যে ৰজা আছিল, ইণ্ডিয়ান যে মোগল এম্পায়াৰ আছিল, তেখেতৰ মোটামুটি পাৱাৰ নালিফাই কৰা হ'ল।
এতিয়া আমি আহিম 1770 এতিয়া আমি আহিম 1770 very important year in the context of history এক সেকেন্ড 1773 আগত এক সেকেন্ড no 17 আপনি এতিয়া আহক 1767 1769 पहले इधर आप उसके बाद 1767 और 1769 1765 ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1764 बैटल ऑफ बक्सर 1765 और 2 বছর পিছত 1767 ৰ পৰা 1769 এই সময়ত আপোনাৰ কি হ'ল ফাৰ্স্ট এংলো মাইসোৰ ওয়াৰ ফাৰ্স্ট এংলো মাইসোর ওয়ার ফার্স্ট এংলো মাইসোর ওয়ার 1767 এর পৰা 1769 লগত আৰু এটা বস্তু অলপ চালো জাস্ট টু গেট আ ক্লিয়ার পিকচার ইন্ডিয়া আছে নর্থ ইন্ডিয়া সাইডে এটা কোনো কথাই নাই মোটামুটি আপনি যদি ভালকে চায় মুঘলৰ রাজত্ব মোটামুটি এই জায়গা মুঘল রাজত্ব আছে এই জায়গাতে मुगल राजत्व ये जगह ऑलरेडी सेटल हो गया था ये आपका मुगल का जगह मुगल के नीचे में 2 लेयर था अगर आप सेंट्रल इंडिया से साउदर्न इंडिया की तरफ जाएंगे तो मुगल के जस्ट नीचे ये सब जगह में आपका रूल हुआ करता था मराठा और एकेबारे साउथ इंडिया रूल আছিল तो मुगल ऑलरेडी हो चुका था उसके बाद मराठा उसके बाद मैसूर ये मैसूर में अभी अटैक किया गया उसका भी कारण था वाई मैसूर बिकॉज मैसूर में उस टाइम हैदर अली बोल के एक बहुत ही डिप्लोमेटिकली करेक्ट और स्ट्रॉन्ग एक राजा हुआ करता था हैदर अली बोल के तो क्या हुआ 1767 से लेकर 1769 में फर्स्ट आपका एंग्लो मैसूर वॉर हुआ इसमें 2 पार्टी था एक पार्टी में आपका इंग्लिश था ब्रिटिश असेल ब्रिटिशाको निजर टीमत আকৌ নিজাম অফ হায়দৰাবাদ কৰিছিল নিজাম অফ হায়দৰাবাদ ব্ৰিটিছক সাপোর্ট কৰিছিল নিজাম অফ হায়দৰাবাদ ব্ৰিটিছক সাপোর্ট কৰিছিল আৰু সাপোর্ট কৰিছিল আপোনাৰ মাৰাঠাই ব্ৰিটিছক সাপোর্ট কৰিছিল আৰু এইফালে কোন আছে এইফালে আছে বাৰু मैसूर हैदर अली मैसूर साइडर पर এই সাইডৰ পৰা আছিল হায়দাৰ আলী এটা হায়দাৰ আলী যে আছিল তেখেতে বাৰু একচুয়ালি মানে ইন জেনুইনলি তেখেতে নিজে বাৰু বহুত এজন পাৱাৰফুল ডিপ্লোমেট আছিল পাৱাৰফুল আছিল আৰু স্কিল্ড डिप्लोमेट का मतलब क्या है राजदूत बोल सकते हैं या जैसे कि आज के दिन में जो जयशंकर जो काम करते हैं अलग अलग देश में जाते हैं अलग अलग देश के साथ बात करते हैं और रिलेशन को अच्छा करने की कोशिश करेंगे राजा जब होंगे कोई तो राजा के साथ उनका पावरफुल होना उनका वेपन चलाने में उनका जो एफिशिएंसी वो तो ज़रूरी है उसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है उनका लीडरशिप क्वालिटी कितना अच्छा है वो डिप्लोमेटिकली कितना अच्छा है कैसे बाकी देश के साथ रिलेशन अच्छा कर सकता है और उसका परिचय उसका आपको कहाँ पे मिलेगा इधर मिलेगा देखिए पहले क्या हुआ इंग्लिश निजाम ऑफ हैदराबाद और मराठा एक साथ आया था हैदर अली के साथ बैटल लड़ने फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर मराठा क्यों आया था बिकॉज मराठा और मैसूर के बीच में बाउंड्री शेयर होता है तो मराठा सोच रहा था कि अगर मैसूर को हरा दिया जाए तो मुझे जगह मिल जाएगा और ये निजाम ऑफ हैदराबाद जो था वो स्टार्टिंग से ही हैदर अली या मैसूर से बहुत ज़्यादा डरते थे ये ज़्यादा कभी भी ज़्यादा उतना पावरफुल नहीं हुआ करता था और हमेशा चुगली में थोड़ा ज़्यादा बिलीव करते थे इधर उधर चुगली करते रहते थे और हैदर अली से बहुत ज़्यादा डरते थे तो सोचे कि मैं तो अकेला कभी इसको हरा नहीं पाऊंगा इंग्लिश आ रहा है इसके साथ ही जाके इसको हरा देते हैं कम से कम मेरे रास्ते का कांटा निकल जाएगा बहुत बढ़िया लेकिन क्योंकि ये हैदर अली बहुत एक अच्छा डिप्लोमेट था वो बैटल शुरू होने के बाद मराठा के साथ अच्छी तरह कॉन्वर्सेशन में आए बात किए उसको समझाए कि हम लोग के आपस में जो झमेला है वो हम लोग का बात है हम लोग का देश है बाहर का इंग्लिश आके हम लोग को क्यों रूल करेगा
तो वो तो बाहर का है, आज तुम्हारा साथ है, कल दूसरे के साथ जाएगा तुमको हराने के लिए, जो ऑलरेडी मीर जाफर के साथ हुआ है। तो तुम किसको सपोर्ट करोगे? ये बात सुन के ये मराठा आगे अपना टीम चेंज कर लिया, ठीक है, कांग्रेस का बीजेपी में आ गया। अभी इधर आपका इंग्लिश और निजाम ऑफ हैदराबाद रह गए, ये तो कभी भी पावरफुल हुआ नहीं करता था। ऑलरेडी बाद में जब देखे इंग्लिश का हालत हो गया खराब, इंग्लिश का हालत हो गया खराब, ये हारने ही वाले थे, ये हारने के कगार पे आ गए थे। तब इंग्लिश का आप देखेंगे, आगे चल के भी ऐसे देखेंगे, इंग्लिश का हमेशा एक फितरत ऐसे होता है, जब वो हारने की स्थिति पे आ जाएंगे, हाथ वाथ जोड़ के बोलेंगे ट्रीटी साइन कर लेते हैं, वो सब होता रहेगा, ट्रीटी पहले साइन कर लेते हैं, मारामारी छोड़ते हैं। तो जब देखेंगे कि ऑन द वर्ज ऑफ गेटिंग डिफीटेड, जब इंग्लिश जब हारने के कगार पे आ गया, तब एक ट्रीटी साइन हुआ, एक ट्रीटी साइन हो गया। ट्रीटी किसके साथ साइन हुआ? हैदर अली के साथ ट्रीटी साइन हुआ, ठीक है। ब्रिटिश का हालत बहुत खराब हो गए थे, लिख सकते हैं कि ब्रिटिश वेर इन वेरी होस्टाइल सिचुएशन या होस्टाइल कंडीशन आफ्टर द फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। ब्रिटिश वॉज इन वेरी होस्टाइल कंडीशन, होस्टाइल मतलब बहुत खराब स्थिति में पहुंच गया था, वॉज इन वेरी होस्टाइल कंडीशन। आफ्टर दैट ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन हुआ है, ट्रीटी ऑफ मद्रास, ये ट्रीटी ऑफ मद्रास आपका साइन हुआ है आफ्टर फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। कौन सा ईयर में साइन हुआ? ऑब्वियसली जिस साल में खत्म होने वाला था, 1769। 1769 में ट्रीटी ऑफ मद्रास आपका हो गया है साइन। बात क्लियर है? तो 1769 लोग मोटा मोटी हमारा हिस्ट्री क्लियर हो कितना 1769 के 4 साल बाद 1773 very important year in the context of Indian history, because in this particular year 1773 regulating act of 1773 পাস করা হয়। এটা একটা অ্যাক্ট বা একটা ল হয়, ব্রিটিশ ক্রাউন ব্রিটিশ রানী একটা নতুন একটা অ্যাক্ট পাস করলে, রেগুলেটিং অ্যাক্ট অফ 1773। और এই যে পার্টিকুলার অ্যাক্ট 1773 রেগুলেটিং অ্যাক্ট, এই অ্যাক্টর জরিয়তে গভর্নর অফ বেঙ্গল, গভর্নর অফ বেঙ্গল যে উপাধি আছে, যে ডেজিগনেশন আছে, এটু চেঞ্জ করা হল টু গভর্নর জেনারেল অফ বেঙ্গল, গভর্নর জেনারেল অফ বেঙ্গল। 1773 অ্যাক্টৰ জৰিয়তে গভর্নর অফ বেঙ্গল जो উপাধি আছিল এটু চেঞ্জ করা হল টু গভর্নর জেনারেল অফ बेंगल। यार लोगे यार इसके साथ और क्या हुआ था याद कीजिए 1765 হল আপনার ট্রিটি অফ এলাহাবাদ সাইন হয়েছিল। ট্রিটি অফ এলাহাবাদের জরিয়তে কি হয়েছিল? ডায়ারার্কি इंट्रोड्यूस করা হয়েছিল, ডুয়েল गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस করা হয়েছিল। डुअल गवर्नमेंट की माने जे आपका इंग्लिश का भी, उसमें तो मेन चीज इंग्लिश लेगा, और जुडिशियल राइट ये सब आपका धीरे धीरे इंडिया लोग देखेंगे, इंडिया का राजा ये सब देखेंगे। बाद में आफ्टर 1773 डिसाइड किया गया ये डायरार्की नहीं रहेगा, नो डायरार्की, पूरा पूरी इंग्लिश देखेगा। डायरार्की एंडेड, नो नीड ऑफ डुअल गवर्नमेंट, नो रोल ऑफ इंडिया, इंडिया का कोई रोल नहीं रखना है, पूरा पूरी ब्रिटिश देखेगा। तो डायरेक्ट को खत्म किया गया, क्लियर। इसके साथ 1773 का ये जो एक्ट है, इसके चलते इस एक्ट के थ्रू 1774 में फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट इंडिया में बनाया गया, पहला सुप्रीम कोर्ट इंडिया में बनाया गया। 1774 में फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट इंडिया में बनाया गया। कहां पे बनाया गया? वेरी गुड, कहां पे बनाया गया? कोलकाता बना हो फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट 1774 और थ्रू द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, क्लियर। ए पर्टिकुलर सुप्रीम कोर्ट होती थी, केजन जज अपॉइंट करा हो 4 जजेस, 4 জন জাজক ইয়াতে এপয়েন্ট কৰা হ'ল এজ দ্য জাজ অফ সুপ্ৰিম কোৰ্ট। ইয়াৰ লগত
CJI, CJI full form Chief Justice of India, Chief Justice of India হিসাবে এলিজা এমপে বলি এজন চিফ জাস্টিস বনোৱা হ'ল। এলিজা এমপি क्लियर है। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 पास हो, पास हुआ तो फर्स्ट जो करा हो तो गवर्नर ऑफ बेंगल और गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल बनाई दिया हो। लोगों के डायरार्की खत्म, डायरार्की नो डुअल गवर्नमेंट, पूरा पूरी ब्रिटिश का राज में अभी शासन चलेगा। नेक्स्ट 1774 माने এই পার্টিকুলার রেগুলেটিং অ্যাক্টৰ জৰিয়তে 1774 ফার্স্ট সুপ্রিম কোর্ট বনোৱা হ'ল এট কলকাতা। চাৰিজন জাজ আছে, সিজেআই আছে, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से एलिजा एमपी। बात हो गया क्लियर। अभी एक चीज में समझना जरूरी है, वाई मैंने नाम चेंज करके क्या होगा, गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल क्यों किया गया? बिकॉज जब गवर्नर ऑफ बंगाल हुआ करता था जो रॉबर्ट क्लाइव थे, যেতিয়া বাৰু পোস্ট আছিল গভৰ্ণৰ অফ বেংগল, তেখেতৰ অকল অথৰিটি আছিল অভাৰ বেংগল অনলি। হি গভৰ্ণৰ অফ বেংগল যেতিয়া উপাধি আছিল তেখেতৰ অথৰিটি আছিল অনলি অভাৰ বেংগল, বেলেগ প্ৰভিন্সৰ ওপৰত তেখেতৰ কোনো অথৰিটি নাছিল। বাট যেতিয়া গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ বেংগল কৰা হ'ল, যেতিয়া বাৰু এইটো গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ বেংগল কৰা হ'ল আৰু তেতিয়া অথৰিটি অবভিয়াছলি কলকাতাৰ ওপৰত নিশ্চয় থাকিব, ইয়াৰ লগত বম্বে एंड मद्रास। तो जब गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल बनाया गया है तो दैट पर्टिकुलर गवर्नर ऑफ जनरल ऑफ बेंगल यूज्ड टू हैव अथॉरिटी ओवर 3 बिग प्रोविंसेस। बहुत डामर तीन प्रोविंस আছিল, कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास। क्लियर है। आपका अगर सवाल आए हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बेंगल, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बेंगल, आंसर কি হবে কওকচোন। আৰু যে কোশ্চেন আহে হু वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल, এই দুটা কোশ্চেন তো বহুত মানে কমন কোশ্চেন এক্সামৰ বাবে। যদি আপোনাৰ কোশ্চেন আহে ফার্স্ট গভর্নর অফ বেঙ্গল কোন আছিল, আপনার आंसर হ'ব রবার্ট ক্লাইভ। আৰু যদি কোশ্চেন আহে ফার্স্ট গভর্নর जनरल ऑफ बेंगल কোন আছিল, वारेन हेस्टिंग्स। कौन सा ईयर में बना था? 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू बना था। बात क्लियर हो गया? যদি क्वेश्चन है हु इंट्रोड्यूस्ड डुअल गवर्नमेंट या डायरार्की, हु इंट्रोड्यूस्ड, अगर आपका ये चीज रहे इधर भी इसको भी लिख देते हैं, अगर आपका ये रहे नेक्स्ट पेज लिखना, ये लिख दिए क्या बताओ भाई। अगर आपका ये रहे डुअल गवर्नमेंट, ये भी आपके एग्जाम में आया हुआ है, और डायरार्की started by ended by, कार राजत्व स्टार्ट হৈছিল আৰু কাৰ ৰাজত্বটো শেষ কৰা হৈছিল। started by ৰবাৰ্ট ক্লাইভ আৰু ended by वारेन हेस्टिंग्स। डुअल गवर्नमेंट और डायरार्की स्टार्ट करा হৈছিল अंडर द लीडरशिप ऑफ रॉबर्ट क्लाइव और শেষ করা হৈছিল এন্ড করা হৈছিল अंडर लीडरशिप ऑफ वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है। 1773 1774 सुप्रीम कोर्ट मोटामोटी होल। এতিয়া 1780 नेक्स्ट আহিব আপোনালোকে 1780 फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया पब्लिश करा हो। फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया पब्लिश करा हो। কি নাম আছিল? বাহ
নাম আছিল আসাম ট্রিবিউন, সরি বেঙ্গল গেজেট। First newspaper in India published করা হল 1780। So when was the first newspaper published in India? Year was 1780. What was the name of the newspaper? Bengal Gazette। ঠিক আছে, কোনে স্টার্ট করেছিল, कौन स्टार्ट किया था? It was started by James Hickey। James Hickey এখানে বেসিক্যালি এডিটর আছেন, he was the editor in chief, he started the first newspaper in India, Bengal Gazette, James Hickey। क्लियर हो गया बात? अभी थोड़ा फिर से पीछे जाएंगे। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर 1767 to 1769, 1767 to 1769 ऑलरेडी आप लोगों ने लिखे से। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, हैदर अली बहुत स्ट्रॉन्ग था, इंग्लिश वेयर इन वेरी बैड कंडीशन, फाइनली अ ट्रीटी वाज साइन, ट्रीटी ऑफ मद्रास वाज साइन। लेकिन उसमें दिक्कत क्या हो गया था? दिक्कत ये हुआ था कि मराठा वाज सपोज टू हेल्प इंग्लिश, मराठा इंग्लिश को हेल्प करने वाला था, बाद में आके कांग्रेस से बीजेपी आ गए, इंग्लिश का बीच में, इंग्लिश का अंदर ही अंदर खुन्नस था कि हम लोग के टीम में था, तुम बीच में हॉर्स ट्रेडिंग करके उधर चले गए, अभी तुमको देखेंगे। तो वो आपका आया है 1775, 1775 और पूरा 1782 रिवेंज, 1775 और पूरा 1782 फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, जो मराठा को साथ में लेके गया था उसी मराठा के साथ हुआ फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। क्लियर? फिर से इंग्लिश का हालत इधर भी खराब, इंग्लिश वर डिफीटेड, इंग्लिश वेयर डिफीटेड, हालत हो गया था पूरा पूरी खराब। যেতিয়া যেটা मैं आगे बोलो, इंग्लिश যেতিয়া हारार अवस्था आसे बा ऑलरेडी पूरा कम्प्लीटली हार जाता है, हारने के बाद हमेशा क्या करता हो, एक ट्रीटी साइन कर लेगा, एकदम हमें बौद्ध स्वरूप बोले कुछ नहीं। जब भी हार जाता था एक ट्रीटी साइन कर लेता था। इसमें ट्रीटी जो साइन हुआ था, ट्रीटी ऑफ सालवाई, ट्रीटी ऑफ सालवाई साइन हुआ था। कौन ইয়ারত হলো? অবভিয়াসলি যে ইয়ারত যুদ্ধ থেকে এই ইয়ারত ট্রিটি সাইন হলো 1782 ট্রিটি অফ সালভাই সাইন হলো। ইয়ার পিছত 1780 नेक्स्ट पेज में जाते हैं और लिखिए नंबर 2। तो मैसूर से हार के इधर आए, महाराणा से भी हालत खराब हो गया। लेकिन इस बीच में क्या हुआ, क्योंकि आप ऑलरेडी देखे हैं कि मराठा और मैसूर मोटा मोटी ओसरा नेबरिंग, तो इंग्लिश सोचा, होता है ना कि इंडिया का जैसे अभी दो टीम खेलने जाता है, कभी कभी इंडिया ए टीम इधर भेजता है, कोई इधर, जब भी देखेंगे चलो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड से ज़्यादा हारने लगता है तो बीच में एक सीरीज जिम्बाब्वे से खेल लेता है, तभी दूसरा का थोड़ा रैंकिंग थोड़ा अच्छा मेंटेन रहे। पाकिस्तान ये ज़्यादा करता है। अभी जब देखा कि इधर अटैक करने ही वाले हैं, हम लोग मराठा के साथ मारामारी कर ही रहे हैं, तो क्यों ना थोड़ा सा भेज देते हैं आपको मैसूर में, फिर से मारामारी करने भेज देते हैं। तो इसी बीच में 1775 780 देखिए ये आपका 7 साल चला था, 7 इयर्स। और कौन सा बैटल 7 ईयर चला था? थर्ड एंग्लो कर्नाटिक वॉर 7 साल चला था। वेरी गुड। तो आपका 1775 1782 ऑलरेडी इफाले बार माराठा लोग युद्ध चली आसी यार मानो 1780 यार मानो 1780 और 1784 1780 और 1784 आपको কি হইব ইংলিশে ইয়াতে কত পঠাই দিলে মাইসোর মানে সেকেন্ড এংলো মাইসোর ওয়ার 7 বছর जो চলিছিল 7 বছরের মাঝে ऑलरेडी जितने 80 लेके आई गो कौन पाएंगे, अगर मराठा के साथ हम लोग नहीं टिक पाएंगे, इधर हारने वाला है, तो हम लोग थोड़ा मैसूर में भी थोड़ा चांस लेते हैं। हैदर अली का 2-4 साल में उम्र भी थोड़ा ज़्यादा हो गया है, उधर थोड़ा चांस मारते हैं।
तो सेकेंड एंग्लो मैसूर वार उधर गए और हैदर अली वॉज किल्ड। हैदर अली वॉज किल्ड। क्लियर? हैदर अली battlefield of when he was killed in the year 1782, in the year 1782, याद कीजिए कौन सा ईयर है ये, जिस ईयर में आपका एंग्लो मराठा वॉर खत्म हुआ है। उधर वार खत्म हुआ, इधर लेकिन जारी है। तो उधर का भी ट्रीटी साइन करके पूरा फोकस इधर करेंगे। क्यों? हैदर अली मर गया है, अभी तो पूरा गोल पोस्ट पूरा खाली है, अभी गोल कर देंगे। लेकिन उसी बीच में क्या हो गया, जो नया जो गोलकीपर आ गया उनका नाम था और भी खतरनाक, टीपू सुल्तान। इनको लायन ऑफ मैसूर बोला जाता है। ब्रिटिश को पता भी नहीं था कि कौन सा आदमी के साथ पाला पड़ा है। तो टीपू सुल्तान, हैदर अली गोल, लोरा टीपू सुल्तान, सन ऑफ हैदर अली, सन ऑफ हैदर अली। हैदर अली से बेसी खतरनाक আছে, বেশি আর পাওয়ারফুল। টিপু সুলতান also known as AKA, also known as Lion of Mysore। তেখেতক লায়ন অফ মাইসোর বুলি কোৱা হয়। প্লিজ, ইংলিছৰ অৱস্থা বেয়া। টিপু সুলতানৰ লগত বাকী আৰু 2-4 বছৰ যি যুদ্ধ হ'ল, ইংলিছ was in very bad condition। इंग्लिश और अवस्था हो गया बेया। तो फिर से वही वाला बात, फिर से खराब होने वाला, हारने वाला। तो क्या करेंगे? अभी टीटी साइन करेंगे। इंग्लिश आपको आएगा, टीटी साइन करेंगे। हाँ, जब भी हारने जाएंगे टीटी साइन करेंगे। तो ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, निहती मतलब निर्लज, मतलब स्पेसिस का आपने ट्रीटी ऑफ मैंगलोर साइन हो गई, क्लियर? इस बीच आपका ये सब जो हो रहा, ये जो आपका सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, इस बीच का आपका गवर्नर और जनरल ऑफ बंगाल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग था। उनका रूल में ये सब हो रहा था। वॉरेन हेस्टिंग का एक लेकिन बहुत खास क्वालिटी था कि মানে লিটারেচার প্রমোট করার या বহুত ইচ্ছা আছে, মানে পড়াশোনা করা মানুষ আছে और পড়াশোনাটা আরো বেশি এক্সপান্ড করতে সদায় বিচাৰিছে। लेकिन उनका एक दिक्कत हो गया। उनका दिक्कत क्या हो गया? बिना इसका कर रहे थे, हे प्रभु। तो बिना, तो आपका दिक्कत क्या हो गया? दिक्कत आपका ये हो गया कि उनको गीता, महाभारत, ये जो लिखा गया था, इसको पढ़ने का बहुत मन था। लेकिन पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कैसे? लिखा है संस्कृत में, उनको आता नहीं। और उनके आदमी को आता है इंग्लिश, संस्कृत नहीं आता है। जो इंडियन जो है, जो उनको समझाएंगे, उनको आपको इंग्लिश नहीं आता है। तो एक बहुत बड़ा कम्युनिकेशन गैप हो गया। तो बाद में वो डिसाइड किया ऐसा कुछ करना पड़ेगा ताकि या तो सब इंडियन को, सब इंग्लिश को इंडिया का लैंग्वेज सिखा दे, या तो इंडियन सबको इंग्लिश सिखा दे। पहला वाला ऑप्शन संभव नहीं है। सब उन लोग को इंग्लिश जितना भी इधर आए होंगे, इंग्लिश का जितना ऑफिशियल्स थे, उन लोग को इंडिया का हर एक लैंग्वेज सिखाना संभव नहीं है। बिकॉज इंडिया इज अ कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी। इसमें अलग अलग बहुत कल्चर है, बहुत लैंग्वेज है। तो कितना लैंग्वेज सीखेगा? मराठा में जाएंगे दूसरा लैंग्वेज, मैसूर में जाएंगे अलग लैंग्वेज, बंगाल में जाएंगे अलग लैंग्वेज। तो इतना लैंग्वेज कैसे सिखाएंगे? तो बेटर है अभी इंग्लिश एजुकेशन को थोड़ा प्रमोट करें। इंग्लिश एजुकेशन को जब प्रमोट करेंगे, सबको इंग्लिश सीखना पड़ेगा, तब धीरे धीरे ये सब चीज आपका इंग्लिश में ट्रांसलेट होना लगेगा, तब मैं इसको पढ़ पाऊंगा। क्लियर? सो वॉरेन हेस्टिंग्स यार पिছত जेटा लिटरेचर अलग बेसी ই দিলে আৰু रीजन কি আছিল? रीजन হল বিকজ वॉरेन हेस्टिंग्स had a knack of studying Mahabharata,
रामायण, गीता এই কিতাপকেইটা তেখেতসকলে পঢ়াৰ ইচ্ছা আছিল, বাট ল্যাঙ্গুৱেজৰ বাবে পঢ়াটো সম্ভৱ নাছিল আৰু। ठीक है। और एक चीज वारेन हेस्टिंग इसी बीच और एक चीज नोटिस किया, पहले तो ये एक दिक्कत था, ये लेके एक दिक्कत चल रहा था कैसे उसको नलिफाई करे, इसका कैसे सॉल्यूशन निकाले। और एक प्रॉब्लम आसिल जे बेसिकली लाहे 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 जेते इंग्लिश पावर इंडिया स्प्रेड करा स्टार्ट होल तेते बहुत बेसी क्लार्कर पोजिशन आई गल, बहुत क्लार्क लगा होल। इतना कुछ कैसे मेंटेन होगा, इतना डॉक्यूमेंटेशन कैसे होगा, तो क्लर्क चाहिए। अभी रिक्वायरमेंट ऑफ क्लर्क आया कि बहुत सारा हम लोग को क्लर्क चाहिए, रिक्वायरमेंट ऑफ क्लर्क। কিন্তু প্রবলেম কি হল, প্রবলেম হল গোটেইখিনি ডকুমেন্টেশন আছে বাৰু ইংলিছত। ইংলিছত যেতিয়া ডকুমেন্টেশন কৰাৰ বাবে ইংলিছ হলে বেছি বঢ়িয়া, মানে ব্ৰিটেনৰ মানুহ যদি ইয়াতে অফিচিয়েলক লগোৱা হয় বেছি বঢ়িয়া। বাট প্ৰবলেম হল ইণ্ডিয়া যদি কোনোবা এজনক ক্লাৰ্কৰ যদি কাম দিয়া হয় তেতিয়া তেখেতৰ স্যালাৰি আছিল ₹7 পাৰ মান্থ অন এন এভাৰেজ। मंथली ऑन एन एवरेज तेखतक 7 टका दिले सफिशिएंट असिल। वेयर एज अगर एक ब्रिटिश को लगाया जाता उसी काम के लिए उनको देना पड़ेगा ₹50 पर मंथ। तो हेस्टिंग्स अभी करे तो करे क्या, इंडियन को ले नहीं पा रहे लैंग्वेज के चलते, ब्रिटिश को पैसे के चलते ले नहीं पा रहे हैं, पैसा का दिक्कत है। यही कारण है फाइनली डिसीजन लो हो ना हम लोग अभी इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट करेंगे ताकि इंग्लिश लैंग्वेज सबका स्ट्रांग हो, तब मैं क्लर्क का भी मेरा काम होगा, मेरा लैंग्वेज जो मुझे पढ़ना है वो भी मैं पढ़ पाऊंगा, धीरे धीरे ट्रांसलेट करने का आदमी मुझे मिल जाएगा। क्लियर। सो 1784 बेलेग किबा हुसिल नेকি বাৰু? 1784 में और कुछ हुआ था क्या? हुआ था, एक पेज पहले ही हुआ था, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर साइन हुआ था। तो ट्रीटी साइन हो गया, झमेला खत्म हो गया, फ्री में क्यों बैठना है, कुछ काम कर लेते हैं। तो 1784 में विलियम जोन्स को बुलाया गया। 1784 में विलियम जोन्स को बुलाया गया। विलियम जोन्स 1784 इंडियात आহি গল विलियम जोन्स। विलियम जोन्स की আছিল? विलियम जोन्स स्टार्टेड কি স্টার্ট কৰিলে এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল তেখেতে স্টার্ট কৰিলে। এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল কিহৰ কাৰণে, এইটো এই সোসাইটিটো কিহৰ সোসাইটি আছিল? টু লাৰ্ন মোৰ अबाउट ইণ্ডিয়া এণ্ড ইটস নেইবাৰিং ৰিজনস। এই এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল যেটো বনোৱা হ'ল, কিয় বনোৱা হ'ল, এইটো এটা অৰ্গেনাইজেশ্যন আছিল, এটা অফিস আছিল। কিয় বনোৱা হ'ল? যাতে এই যে ব্ৰিটিছৰ পৰা যে মানুহ আহি আছে যে আমি যে লাহে 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 আমি ৰাজত্ব আৰু স্প্ৰেড কৰিম, তো স্প্ৰেড কৰাৰ বাবে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ, আমিতো এতিয়া চাব আপুনি এতিয়ালৈকে কিন্তু ইণ্ডিয়া আমাৰ কিন্তু ব্ৰিটিছ কিন্তু নৰ্থ সাইডত কিন্তু যোৱাই নাই, কমপ্লিট ফোকাস বেঙ্গল, মাদ্ৰাছ, হয়নে, এইবিলাক মাৰাঠা, মাইসোৰ। সো এতিয়া যদি কমপ্লিট ইণ্ডিয়া আমাৰ যদি কেপচাৰ কৰিব লাগে বা অকল ইণ্ডিয়া, তেতিয়া বাৰু আমাৰ আজিৰ দিনত মেপ নহয়, অখণ্ড ভাৰত মানে এই গোটেইখিনি আছিল, পাকিস্तान अफगानिस्तान गोटेखिनी इंडिया अंडर আছিল। सो अगर मुझे पूरा जगह पे रूल करना है तो पूरा जगह के बारे में जानना भी है, कहाँ पे क्या प्लस पॉइंट है, क्या नेगेटिव पॉइंट है। तो उसके चलते एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बेंगल बनाया गया, जो बनाया था विलियम जोन्स। और ये सोसाइटी ऑफ बेंगल, ये जो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, इसका काम था इंडिया के बारे में और ज्यादा स्टडी करना, और इंडिया के साथ साथ इंडिया का नेबरिंग जो जगह है, आपका श्रीलंका हो गया, मलेशिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, इसके बारे में भी स्टडी करना, ताकि आगे चल के हम लोग उसमें और थोड़ा आगे चल पाए उसमें। क्लियर। ओके। এতিয়া এই সময়তে এজন মানুহ, তেখেতৰ নাম আছিল, सेम ड्यूरेशन है, सेम टाइम पीरियड में, चार्ल्स विल्किन्स বুলি এজন इंग्लिश আছিল, ब्रिटेনৰ মানুহ আছিল। তেখেতে কি কৰিলে, তেখেতে ট্ৰান্সলেট কৰিলে, ट्रांसलेटेड गीता इनटू इंग्लिश। गीता को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। ठीक है। चार्ल्स विल्किन्स बोल के जो था, इसी टाइम फ्रेम का बात है, इसी दौरान
चार्ल्स विल्किंस बोल के एक आदमी आया जो गीता को ट्रांसलेट किया इंग्लिश में। इसमें एक छोटा सा बात और भी ऐड कर लीजिए, हालांकि ये टाइम फ्रेम अलग है, ये टाइम फ्रेम अलग है, लेकिन थोड़ा लिख लीजिए बिकॉज इंपॉर्टेंट है। औरंगजेब जो था, औरंगजेब का कितना भाई थे? औरंगजेब का 3 भाई था, 3 ब्रदर्स, है ना। तीन भाई को, तो उसमें से एक को मारा, ये किया, वो तो पता होगा आप लोगों को, मारपीट की हो। तो उसका 3 भाई था। 3 भाई में एक भाई का नाम था दारा शिखो, बाकी 2 भाई था, एक था मुराद बख्श, और एजन আছিল शाह सुजा। औरंगजेब 3 भाई, दारा शिखो, मुराद बख्श और शाह सुजा। এই যে দারা শিখো আছিল, এই যে দারা শিখো, তেখেতে কিন্তু তেখেতে বাৰু ট্রান্সলেটেড গীতা, তেখেতে গীতা ট্রান্সলেট কৰিছিল ইনটু পার্সিয়ান ল্যাঙ্গুৱেজ, যেনেকৈ চার্লস উইলকিন্স ইংলিছত ট্রান্সলেট কৰিছিল, সিমিলারলি সেম গীতা দারা শিখোৱে ট্রান্সলেট কৰিছিল ইনটু পার্সিয়ান ল্যাঙ্গুৱেজ। ইয়াৰ লগত দাৰা শিখো, ইয়াৰ লগত ট্রান্সলেটেড উপনিষদ তেখেতে ট্রান্সলেট কৰিছিল ইনটু পার্সিয়ান। ক্লিয়াৰ? এতিয়া এই যে উপনিষদ যেটো পার্সিয়ানত যেটো ট্রান্সলেট করা হল, পার্সিয়ানক এই উপনিষদক, সেম উপনিষদক কি বুলি কোৱা হয়? সির-ই-আকবর। दारा शिखो गीता ट्रांसलेट कर ले पार्शियनत, आको उपनिषद ट्रांसलेट कर ले पार्शियनत। उपनिषद को जब पार्शियन में ट्रांसलेट किया गया है, उसका नाम रखा गया है सिर-इ-अकबर। क्लियर है बात? এটা ল পাছ হল, নাম আছিল ৰেগুলেটিং এক্ট অফ 1773, আৰু এইটোৰ জৰিয়তে বহুত কেইটা বেলেগ কিবা চেঞ্জেছ আহি গ'ল। নেক্সট এটা ল আহি গ'ল, নেক্সট আকৌ এটা ল আহিছে 1784। ল নাম কি আছিল? পিটস ইন্ডিয়া অ্যাক্ট অফ 1784। पिट्स PITT, हाँ, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1774। ये पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1774 कुने पास करिले? इट वाज पास्ड बाय ब्रिटिश क्राउन, और এই লটো কিয় পাস করা হল? बिकॉज इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1609 में इंडिया में आया था हेक्टर जहाज लेके, और ये बात हो रहा है 1784, लगभग आपका 200 साल अभी होने को है। नहीं हुआ 200 साल, लेकिन 180 अराउंड ईयर्स हो गया है। इस बीच में ब्रिटिश क्राउन कभी भी ज़्यादा दखल अंदाजी नहीं किया, मतलब ज़्यादा उसमें घुसने नहीं गया है। चल रहा है, पैसा हम लोग को मिल रहा है, उधर ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रहा है, चल रहा है, कोई बात नहीं। यहाँ तक हम लोग आगे चल के देखेंगे 1609 में ब्रिटिश का पहला जहाज इंडिया में आया। ये बात हो रहा है 1784 में। ये जो 180 साल हो गया बीच में, इस बीच में ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश का रानी कभी तक इंडिया नहीं आया है। इनफैक्ट उनको पता भी नहीं था इंडिया जाना कैसे होगा, उधर से बैठे बैठे काम चल रहा था अभी। लेकिन दिक्कत क्या हो रहा था, ये टाइम आते आते 1784 आते आते ईस्ट इंडिया कंपनी का करप्शन का लेवल बहुत ज़्यादा हो गया था। हाई लेवल का करप्शन होने लगा। जो पैसा ब्रिटिश क्राउन एक्सपेक्ट कर रहा था, इतना हम लोग को मिलना चाहिए, इंडिया में वो लोग ट्रेड कर रहा है, मुझे मिलना चाहिए, ईस्ट इंडिया कंपनी का जितना ऑफिशियल्स हुआ करता था वो लोग ही खा लेता था।
इनफैक्ट ऐसा भी बाद में मैं एक स्टोरी एक छोटा बोलूंगा बाद में, तो ये ऐसा हुआ था। तो जब देखा कि पानी आपका सिर के ऊपर जा रहा है, तो ये पिट्स इंडिया एक्ट पास हुआ। ये पिट जो है वो आपका उस टाइम का ब्रिटिश का आपका क्राउन या प्राइम मिनिस्टर ऐसा कुछ हुआ करता था। तो बोला गया, उसमें एक स्टेटमेंट दिया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी मालिक नहीं है, मालिक ब्रिटिश क्राउन है। ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ मालिक के लिए रिप्रेजेंटेटिव के हिसाब से इंडिया में जाके काम कर रहा है। तो बोला गया था ईस्ट इंडिया कंपनी इज ओनली अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश क्राउन। इस पर्टिकुलर एक्ट में बोला गया था ईस्ट इंडिया कंपनी इज ओनली द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश क्राउन इन इंडिया। ब्रिटिश क्राउन इन इंडिया मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को एक तरीके से वार्निंग दे दिया गया है कि नौकर हो, नौकर जैसा रहो, मालिक बनने की कोशिश ना करे। बात समझे? अभी इसी बीच में क्या हो रहा था, ये आगे चल के आप देखेंगे, ये कोई भी हो, ये रॉबर्ट क्लाइव से लेके वॉरेन हेस्टिंग्स हो गया, ये आगे चल के हम लोग देखेंगे ऐसा बहुत सारे गवर्नर जनरल आए और गए भी। साथ ही साथ जो लोग जैसे हेक्टर मुनरो बरोबर एज कमांडर इन चीफ टाइप असेल, त्याच्यात कोनो गव्हर्नर बा लेवलर मानून असेल। बट देखा जा रहा था कि जब ये लोग इंडिया में कुछ साल रहने के बाद जब इंग्लैंड फिर से जाते थे, इन लोग को अपने ही सोसाइटी इनको बेदखल कर देता था। रीजन क्या था? रीजन ये था कि ये लोग इधर से इतना ज्यादा करप्शन करता था, इतना ज्यादा पैसा कमाता था, और उधर जाके रातों रात वो लोग अमीर, मतलब सोसाइटी में लग रहा है कि यही एकमात्र है। तो बाकी लोग को ये थोड़ा नजर में लगता था क्या आदमी है रे भाई, गया इंडिया में तो ऑब्वियसली करप्शन किया है, एक सरकारी नौकर होकर इतना पैसा कहां से कमाएगा। तो इन लोग को धीरे धीरे ऐसा भी एक नौबत आ गया कि जो लोग इंडिया से बहुत मोटा पैसा लेके उधर जाता था, अपना घर बार सब कुछ चेंज कर देता था, उसको सोसाइटी से बेदखल कर देता था, मतलब सोसाइटी वाले उनसे रिलेशन नहीं रखते थे। तो एक सोर्स ऑफ डिप्रेशन भी हो गया था। वॉरेन हेस्टिंग बड़ो इतिहास, वॉरेन हेस्टिंग बड़ो स्टार्टिंग होते बारो बहुत किबा किबी एक्ट पास करा होल, गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल हो गल, बहुत किबा किबी होल, लिटरेचर प्रति इंटरेस्ट आसिल, तो गीता थी ये ट्रांसलेशन गोटेखिनि हो गल। बट वही जो है खून में आपका थोड़ा घूस का थोड़ा ये है, तो पैसा इधर उधर लेना काम चल रहा था। 1784 में जब ये लॉ पास हुआ, ये जब पिट्स इंडिया एक्ट पास हुआ, तब पूरा माहौल थोड़ा स्ट्रिक्ट हो गया। कोई भी अभी पैसा पकड़ेगा तो पकड़ने का चांस है। उसी बीच में वॉरेन हेस्टिंग्स पकड़ा गया, उसी बीच में वॉरेन हेस्टिंग्स को रेड हैंडेड पकड़ा गया घूस लेते हुए। वॉरेन हेस्टिंग्स उसी बीच में वॉरेन हेस्टिंग्स को घूस लेते हुए पकड़ा गया। कहां से? महाराजा चैत सिंह बोल के एक राजा थे, महाराजा चैत सिंह। महाराजा चैत सिंह बोलिए एजन रोजा असिल, किंग ऑफ या राजा ऑफ, लिखिए बनारस के राजा थे महाराज चैत सिंह। ये महाराजा चैत सिंह के साथ वॉरेन हेस्टिंग और रिलेशन बहुत ভাল আছিল, बढ़िया रिलेशन আছিল, फ्रेंडशिप আছিল। एते किबा एटा कारणत এই महाराजा चैत सिंहर ऊपर एटा मार्डारर केस হৈ গল, किबा एटा मार्डारर एटा केस एटा चला स्टार्ट हल, और এইটো বছৰৰ কাৰণে বিকজ তেতিয়া কমপ্লিটলি এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন তেতিয়া ব্ৰিটিছৰ হাতত আছিল। সো এটা বছৰ এটা দায়িত্ব বাৰু চৈত সিং নিজৰ ফ্ৰেন্ড वॉरेन हेस्टिंग दिले। तो वॉरेन हेस्टिंग को ठीक है काम कर देंगे, लेकिन जो कि फितरत है पैसा थोड़ा लेना पड़ेगा। जब वो पैसा उनको दिया गया, वो चीज वो पकड़ा गया। पकड़ने के बाद उनको डायरेक्टली प्रमोशन मिला है, आओ अभी घर पे। उनको डायरेक्ट ब्रिटेन में बुलाया गया, रिटर्न टू ब्रिटेन। ये सिचुएशन, ये इंसिडेंट होने के बाद उनको ब्रिटेन भेजा गया। उनके ऊपर वॉरेन हेस्टिंग्स के ऊपर इसके बाद 13 इयर्स 13 साल कोर्ट केस चला, 13 साल कोर्ट केस चला। फाइनली आदमी डिप्रेशन में मर गया। ठीक है, तो आपका, और ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा अमाउंट लिया था, बहुत एग्जैक्ट वैल्यू मुझे नहीं पता, बट स्टोरी में जैसे हिस्ट्री में बोला गया है, बहुत ही एक नॉर्मल सा, बहुत नॉमिनल सा एक पैसा लेते हुए पकड़ा गया। वॉरेन हेस्टिंग उस टाइम का सबसे पावरफुल ब्रिटिश इंडिया में,
और ब्रिटिश सबसे ज्यादा पावर, सोचिए किस ओहदे का आदमी होगा वो, अगर छोटा मोटा अगर घूस लेते हुए पकड़ा जाए, सोचिए उसके ऊपर 13 साल का कोर्ट केस चला, आदमी बाद में डिप्रेशन में मर गया, समझे कि नहीं। सो दिस वाज द स्टोरी ऑफ वॉरेन हेस्टिंग्स। दिस वाज हम लोग का मोटा मोटी 17, ये जो रिटर्न टू ब्रिटेन जो हुआ था, ये भी डेट लिख लीजिए 1785। 1785 क्वेश्चन आपका आ सकता है, वॉरेन हेस्टिंग्स कौन सा साल में কোন ইয়ারত ব্রিটেনত आपको रिटर्न करा হৈছিল, কোন ইয়ারত তেখেতক रिटर्न करने मातिছিল 1785। 1785 इसके बाद कोर्ट केस चला, तो 1785 तक हम लोग का खत्म। नेक्स्ट क्लास में हम लोग शुरू करेंगे 1786 ऑनवर्ड्स। 1786 में आपका और भी अभी एक एक कैरेक्टर अभी इंडिया में आएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस आएगा, लॉर्ड मायो आएगा। लॉर्ड मायो को तो बाद में छोड़ी घोप के उसको मारा ही गया था, तो वो सब एक एक कैरेक्टर अभी इंडिया में आने लगेगा। और इसके बहुत साल बाद लगभग अभी भी 1786 में हम लोग पहुंचे हैं। हालांकि हम लोग को लेक्चर के दौरान मैक्स टू मैक्स 1 घंटा लगेगा, लेकिन साल वाइज अगर आप देखेंगे अभी भी आपका 70-75 साल बाकी है महात्मा गांधी आने में। महात्मा गांधी अभी तक जन्म ही नहीं हुआ है, 1860 के अराउंड जन्म होगा पोरबंदर में। अभी भी आपको उससे पहले बहुत कहानी बाकी है। महात्मा गांधी रोल में आएगा, आने के बाद वो फिर से गायब भी हो जाएगा, फिर से आपका 19 के स्टार्टिंग में आएगा, उसके बाद कहानी और ज्यादा रोमांचक होगा। थैंक यू सो मच।